कहानी का शीर्षक है मन का गठबंधन। आज आखिरी पेपर खत्म होने के बाद अविका अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के बगीचे में पलाश के पेड़ की छांव में आकर हरी धूप पर बैठ गई। विश्वास नहीं हो रहा यार कि आज आखिरकार आज़ाद हो ही गए। अब घर जाकर पढ़ाई करने का कोई टेंशन नहीं है। सुरभि ने हरी धूप पर पांव पसारते हुए कहा। हाँ, 2 साल से किताबों से सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज अजीब सा लग रहा है कि घर जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। अविका ने कहा। मैं तो अब 6 महीने तक आराम करूंगी। सालों हो गए पढ़ाई करते हुए। 6 महीने बाद सोचूंगी आगे क्या करना है, लीना बोली। कौन आराम करने दे रहा है तुझे? तेरे राहुल जनाब तो सेहरा बांधकर तैयार खड़े हैं। किताबों की पढ़ाई छोड़, अब आगे प्रेम की पढ़ाई में लग जा। वह दिख काली घोड़ी पर तेरा गोरा सैया खड़ा है। सुरभि ने लीना को छेड़ा। लीना के गोरे गाल लाल हो गए। सचमुच कॉलेज के गेट के बाहर अपनी काली मोटरसाइकिल पर राहुल खड़ा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहती हुई लीना दोनों से विदा लेकर चली गई। अविका देख रही थी कि प्रेम के एहसास से दीप्त उसका खिला खिला चेहरा, रोमानी आभा से जगमगाती मुस्कान। कितना प्यारा एहसास होता है इश्क का भी। अविका का दिल धड़क उठा। काश उसे भी कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ ये कुंवारे रोमानी पल भी वह जी पाए। शाम 4 बजे तक वह और सुरभि बातें करते रहे, फिर घर जाने के लिए विदा लेकर उड़ गई। आज उनकी स्नातकोत्तर की आखिरी परीक्षा थी, वह भी माइक्रोबायोलॉजी में। 2 साल से माइक्रोस्कोप, प्रैक्टिकल नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर में उलझे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज अविका का मन पंख सा हल्का होकर जाने किस आसमान में उड़ रहा था। लीना का चेहरा आंखों में समाया हुआ था। अविका सोच रही थी कि क्या प्यार सच में इतना खूबसूरत एहसास है? किसी का साथ क्या इतना रोमांचक होता है? राहुल के सामने आते ही लीना जैसे कोई और ही लीना हो जाती है। उसकी खुशी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। अविका को प्रेम की दीप्ति में दमकता उसका चेहरा बड़ा भला लगता। मन में अनजाने ही एक इच्छा करवट लेने लगती। अभी वह और सुरभि एक लैब में बतौर माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने ही लगे थे कि लीना की शादी की तैयारी शुरू हो गई। वे तीनों रोज ही शॉपिंग पर जाती। लीना अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी। वह हर क्षण को जीना चाहती थी। कहती, जीवन में शादी एक ही बार ही तो होती है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अपने मन की हर इच्छा को पूरा करूंगी। अविका का मन स्वाभाविक रूप से वहीं सब सपने अपने खुद के लिए भी तैयार सजाने लगा था। ढेर सारी शॉपिंग, कपड़े, गहने, संगीत, मेहंदी, रिश्तेदार और विवाह की रस्में। कैसे एक एक रस्म 2 लोगों को जीवन भर के लिए एक सूत्र में बांध दी जाती हैं। एक एक कदम उम्र भर का सफर बन जाता है और फेरे के समय का गठबंधन। अविका की पलकों पर भी रिश्ते का ऐसा ही कोमल सा सपना आ बैठा था हौले से। एक दिन अविका घर आई तो देखा ड्राइंग रूम में माँ के साथ एक अजनबी आंटी बैठी बहुत घुल मिलकर बातें कर रही थी। अविका ने उन्हें नमस्ते कहकर अंदर जाने लगी तो माँ ने रोक लिया। बेटा, इनसे मिलो, यह चित्रा मौसी हैं, मेरी बचपन की सहेली। 3 साल हुए इसी शहर में आ गई हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। आज अचानक मार्केट में मेडिकल स्टोर पर मुलाकात हो गई तो मैं इन्हें घर ले आई, माँ ने बताया। अविका ने चित्रा मौसी के पैर छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर उनसे औपचारिक बातें करके वह अपने कमरे में चली गई। बिटिया तो बहुत ही सुंदर है, वह सौम्य है। तुम्हारी इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? कोई लड़का देखा है? चित्रा ने अविका की माँ अनुराधा से पूछा। अभी देखना शुरू करेंगे, कुछ ही समय पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, अनुराधा ने उत्तर दिया। अनु, तुम तो जानती हो मेरे पति का लास्ट स्टेज का कैंसर है। पता नहीं कितने दिन है उनके पास। निखिल हमारा इकलौता बेटा है। पति की एक ही इच्छा है बेटे की शादी देखना, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में इतनी देर से पता चला कि अचानक से कोई अच्छा घर परिवार मिल ही नहीं रहा। लेकिन तू हाँ कह दे तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, चित्रा ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी अचानक से? अनुराधा असमंजस में बोली। तो बचपन से मेरे घर परिवार को जानती है। कल निखिल को देख लेना, नौकरी भी अच्छी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है और घर में ईश्वर की दया सब है। तेरी बेटी हर तरह से सुखी रहेगी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले, उनकी इच्छा पूरी कर दे, चित्रा ने प्रार्थना की। अनुराधा से मना नहीं करते बना। एक तो चित्रा के संस्कार वह जानती थी, उस पर निखिल हर तरह से योग्य था। दिखने में सुदर्शन, अच्छी नौकरी, बड़े घर का इकलौता बेटा। बस एक ही कमी थी कि विवाह की कुछ भी तैयारियां नहीं कर पाएगी।
हर कहीं कुछ ना कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है जब लड़का और उसका परिवार इतना अच्छा हो, परिचित है। और सबसे बड़ी बात, अविका इसी शहर में रहेगी तो धूमधाम और तैयारियां जाने दो, बाद में किसी अवसर पर कर लेना धूमधाम। अविका के पिता यही सोचकर खुश थे कि बेटी पास ही रहेगी। अविका माता पिता के बहुत समझाने पर मान तो गई शादी के लिए, लेकिन उसका मन भीतर से एकदम बुझ गया। विवाह के लिए देखे गए सारे सपने चूर हो गए। न मेहंदी, न संगीत, रिश्तेदार, शॉपिंग, न कोई रस्म। कोर्ट में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए बस। बहुत ही करीबी 8-10 लोगों का दोपहर का खाना निकल के घर पर रखा था कोर्ट से आने के बाद, क्योंकि उसके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वे लोग होटल में भी रिसेप्शन या कुछ ऐसी पार्टी दे सकें। बस निखिल के पिताजी के चेहरे पर अपार खुशी और संतोष था। अविका और निखिल को देखकर उनकी आंखें भर जाती। जाने कितनी बार उन्होंने अविका और उसके माता पिता को धन्यवाद दिया। अविका के चेहरे पर से तो जैसे उनकी नजर ही नहीं हट रही थी। रात को अविका के माता पिता अपने घर चले गए। एकदम अपरिचित जगह में अविका बहुत ही अजीब सा अकेलापन महसूस कर रही थी। 4 दिनों में ही जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वह कुछ समझ ही नहीं पाई। रात में जब सासू माँ ने उसे कमरे में जाकर सोने को कहा तो उसके मन की स्थिति और बुरी हो गई। कितने रोमानी सपने देखे थे इस रात को लेकर, और यह रात जीवन में किस तरह आई। कितने ही गुदगुदाने वाले किस्से उसने अपनी सहेलियों से सुन रखे थे, लेकिन आज एक नितांत अपरिचित के साथ एक कमरे में सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। वह देर तक स्टडी टेबल पर कुर्सी पर बैठी रही। जब निखिल कमरे में आया तो उसने कुछ देर अविका के साथ औपचारिक बातें की और फिर उसे सो जाने को कहकर पिता का ध्यान रखने चला गया। अविका पलंग के कोने में सिमट कर सो गई। 8 दिन बाद ही निखिल के पिता चल बसे। घर में सबको स्थिति तो ज्ञात ही थी, लेकिन तब भी दुख तो होता ही है। घर में सन्नाटा सा छा गया। निखिल और चित्रा अपना दुख भुलाकर अविका को सामान्य रखने और खुश रखने का प्रयास करते रहते, लेकिन तब भी अविका इस विवाह को और निखिल को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जितना बने घर के काम में हाथ बटाती और बाकी समय चुप बनी रहती। निखिल बहुत सुलझा हुआ युवक था। वह अविका के मन का दृढ़ समझता था, इसलिए उसने कभी भी उस पर पति का अधिकार नहीं जताया। पति के जाने के 1.5 महीने बाद चित्रा अक्सर उन दोनों को बाहर घूमने जाने को कहती। कभी वे दोनों चले भी जाते। अविका ने अब तक इस स्थिति को व्यवस्था से ही सही स्वीकार कर लिया था। वह काफ़ी कुछ सहज हो गई थी। निखिल से भी वह एक अच्छे दोस्त की भांति हंस बोल लेती, लेकिन टूटे सपनों का दंश अभी भी उसे चुभता रहता। अविका ने लैब में जाना शुरू कर दिया। 1-1.5 महीने से वह एक नए वायरस पर काम कर रही थी। पिछले 3-4 दिनों से उसे पीठ पर हल्की सी जलन हो गई थी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जलन के साथ ही दर्द भी हो रहा था। आईने में देखने पर उसे पीठ पर लाल निशान दिखाई दिए। उससे पलंग पर लेटते भी नहीं बन रहा था दर्द के मारे। निखिल को पता चला तो वह दूसरे दिन सुबह ही उसे डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे हर्पीस के साथ ही कोई और भी संक्रमण है। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयाँ लिख दी थी और बहुत सावधानी बरतने को कहा था, क्योंकि रोग संक्रामक था। आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ आइए, अविका ने क्लिनिक से बाहर आकर निखिल से कहा। लेकिन क्यों? अभी तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुना ना तुमने कि डॉक्टर ने क्या कहा कि यह संक्रमण संक्रामक है, तो तुम्हें न उनसे दूर रहना चाहिए, निखिल ने चौंक कर कहा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वहाँ छोड़ दीजिए। जब ठीक हो जाऊंगी तब वापस आ जाऊंगी। कहीं आपको या माँ जी को ना। अविका आगे कुछ कहती, इसके पहले निखिल ने उसकी बात काटते हुए कहा, कैसी बातें करती हो अविका? यदि तुम्हारी जगह मुझे इन्फेक्शन हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? अब तुम मेरा हिस्सा हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम मेरी तरह ठीक हो जाओगी तब ले चलूंगा। निखिल के स्नेहशील अपनत्व से भरे शब्दों को सुनकर पहली बार अविका के भीतर जैसे कुछ पिघल गया। निखिल उसकी सारी दवाइयाँ ले आया। रात में अविका ने निखिल से फिर कहा कि वह दूसरे कमरे में सो जाएगी। तब निखिल ने फिर वही बात कही कि यदि उसे कुछ होता तो क्या अविका उसे कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में रहती? तो वह कैसे उसे दर्द में अकेला छोड़ दे? अविका निरुत्तर रह गई। चित्रा और निखिल उसका पूरा ध्यान रखते, समय पर दवाई देते। निखिल ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रात में कुर्ते की रगड़ से भी अविका को तकलीफ हो रही थी, तो निखिल ने उसे अलमारी से अपना शर्ट निकाल कर दिया। यह ढीला कॉटन का शर्ट पहन लो अविका, इसमें तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, ऐसे तो आपको भी यह संक्रमण लग जाएगा। मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकती, अविका ने कहा।
अरे बाबा, शर्ट तो एंटीसेप्टिक में धुल जाएगा, लेकिन अभी तो तुम्हें दर्द से आराम की ज़रूरत है। चुपचाप से पहन लो, कुछ मत सोचो। निखिल ने प्रेम पूर्व अधिकार से उसे शर्ट थमा दिया। अविका को पीठ पर भी दवाई लगानी थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था। माजी से वह कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उन्हें भी संक्रमण ना हो जाए। तुम शर्ट को उल्टा पहन लो, ताकि बटन वाला भाग पीछे रहे। मैं पीठ पर दवाई लगा दूंगा, फिर तुम शर्ट को सीधा पहन लेना। निखिल ने समाधान दिया और कमरे से बाहर चला गया। अविका ने वैसा ही किया। निखिल ने आकर दवाई लगाई और दोबारा कमरे से बाहर चला गया। उसका मर्यादित व्यवहार व चरित्र अविका को बड़ा भला लगा। वह रात भर अविका पर ध्यान रखता। जब वह दर्द के कारण सो नहीं पाती तो उसके साथ खुद भी जागता। कभी उसे मोबाइल पर कोई कॉमेडी फिल्म दिखाता, कभी अपने बचपन की बातें बताता, कभी उसकी सुनता। शाम की चाय लेकर चित्रा उसके पास आ बैठती। उनके मन में भी संक्रमण को लेकर कोई डर या दूरी नहीं थी। वह उसका माँ जैसा ही ख्याल रखती। उल्टे अनुराधा और अविका के पिता को भी धैर्य और सांत्वना देती। अविका के मन में उनके लिए अपार सम्मान की भावना आ गई थी। एक शाम उन्होंने बताया कि इकलौते बेटे के विवाह के कितने सपने देखे थे उन्होंने, कितनी धूमधाम की कल्पना की थी कि बहू कितने चाव से घर लाएंगे, लेकिन दुख की घड़ी में वह कुछ न कर पाई। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि सारे अरमान धरे के रह गए। मुझे माफ़ कर देना बेटा, निखिल के पिता की खुशी के लिए मैंने तुम्हारे सपने भी तोड़ दिए। चित्रा भावुक स्वर में बोली। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मेरा मतलब है माँ जी, ऐसा सोचिए भी मत। जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना कहीं नहीं मिलता। आज अनायास ही वह चित्रा को माँ जी की जगह माँ बोल गई। तो मुझे माँ ही कहा करो, यही अच्छा लगता है, चित्रा ने कहा। रात में अविका सोच रही थी कि अब तक वह सिर्फ अपने सपनों के टूटने का ही शोक मनाती रही। उसने कभी निखिल के बारे में तो सोचा ही नहीं कि उसके भी तो कुछ सपने रहे होंगे। वह भी तो उनके टूटने का पीड़ा से गुजर रहा होगा। रात में जब निखिल कमरे में आया तो अविका ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बहुत संजीदगी से उत्तर दिया। सबके सपने होते हैं अविका, लेकिन जिंदगी यथार्थ होती है। मन सपने देखता है पर दिमाग यथार्थ में जीता है, और सहजता से जीने के लिए परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना ही अच्छा है। लेकिन फिर भी दुख तो हुआ ही होगा। अविका ने उसका मन टटोला। दुख किस बात का? धूमधाम और रस्में तो 2 दिनों की होती हैं, साथ तो जीवन भर का होता है ना। तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरा यथार्थ और साथ तो मेरे सपने से भी कहीं अधिक सुंदर है। कहते हुए निखिल ने प्यार से अविका की आंखों में देखा और सहज भाव से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जाने क्यों अविका के तन में आज एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। दिल धड़क गया। निखिल और चित्रा की देखभाल से अविका जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गई। इन्फेक्शन भी नेगेटिव आया। तन के साथ उसके मन के घाव भी भर चुके थे। टूटे सपनों की किरचियों के बीच एक कोमल भावना का फूल खिल रहा था। एक रिश्ते के बंध जाने को तन मन व्याकुल हो रहा था। इसी व्याकुलता में अविका खिड़की के पास खड़ी चांदनी में भीग रही थी। निखिल सो रहा था। अविका कभी चांद को देखती तो कभी निखिल को। आज जब निखिल से उसके मन का गठबंधन हो चुका था तो यह दूरी उससे सही न जा सक रही थी। अचानक निखिल की नींद खुल गई। उसे यूं खिड़की के पास खड़े देखकर वह उसके पास आया। क्या हुआ अविका, नींद नहीं आ रही क्या? कुछ चाहिए क्या? निखिल ने पूछा। हाँ, अविका ने कहा। क्या चाहिए बोलो? निखिल बोला। आप। अविका ने दोनों बाहें निखिल के गले में डालकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह अविका, मेरी अवि। निखिल ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अविका तटबंधों को तोड़कर सागर से मिलने को व्याकुल बहती नदी से निखिल के आगोश में समा गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।